हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का हाल देखा। उसमें जो जो आयोग बनाए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा और कुछ उसमें से जो आयोग थे उनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसे हम सेकंड बुक में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वही टॉपिक आपके सेकंड बुक में भी हैं और उसमें हम अच्छे से उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैक्षिक विचारधाराएं, जिसमें तीन प्रकार की विचारधाराएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। जिसमें पहली विचारधारा है आदर्शवाद। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं कि आदर्शवाद में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्होंने शैक्षिक विचार क्या दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से आदर्शवादी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आदर्शवाद शिक्षा में सबसे प्राचीन विचारधारा है। ठीक है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखी जाए कि सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है तो वो आदर्शवाद की है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो की विचारवादी सिद्धांत से मानी जाती है, अर्थात प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आदर्शवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है या जन्मदाता माना जाता है। आदर्शवाद शिक्षा में सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से मानी जाती है और प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों आइडिया प्लस इज्म यानी कि विचार प्लस शास्त्र या बाद से बना है। ठीक है, इस विचारधारा में विचारों को केंद्रीय तत्व माना जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, आदर्शवाद को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में देखें तो आइडिया प्लस इज्म और अगर हिंदी में देखें तो विचार प्लस शास्त्र या बाद कह सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों से मिलकर बना है। इस विचारधारा में क्या होता है कि विचारों को ही केंद्रीय तत्व माना जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि विचार जो होते हैं इसमें केंद्रीय तत्व माना जाता है विचारों को। इस दर्शन को विचारवाद, मनोवाद, अध्यात्मवाद और प्रत्ययवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अगर दूसरे नाम पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं कि इसे विचारवाद के नाम से, मनवाद के नाम से, अध्यात्मवाद के नाम से या प्रत्ययवाद आदि नामों से जाना जाता है। आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। इसमें विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो जो आदर्शवादी विचारधारा है वो विचारों पर, आदर्शों पर और मूल्यों पर बल देती है। यह दर्शन बालक के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि जो ये दर्शन है, ठीक है, आदर्शवादी दर्शन या कह सकते हैं ये विचारधारा है आदर्शवादी, ये बालक के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों को ही जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है इसे मानता है। ठीक है, कि बालक का मुख्य लक्ष्य क्या है, कि आध्यात्मिक मूल्यों को पाना। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है और अंतिम सत्ता आत्मानुभूति में होती है। ठीक है, जो फीडबैक वगैरह होता है अंतिम सत्ता किस में होती है, तो आत्मानुभूति में होती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि अन्य दार्शनिक या प्रवर्तक। ठीक है, कौन कौन से इसके प्रवर्तक थे, ठीक है, कौन कौन इस विचारधारा को मानते थे उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, प्लेटो तो इसके जन्मदाता हो गए, उसके अलावा सुकरात, डेकार्टे, हीगल, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, एडम्स, फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी, ये सारे इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। देखो पूछा भी गया 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी के प्रवर्तक के नाम बताइए। ठीक है, या कौन कौन आदर्शवादी जो विचारधारा थी इसे मानते थे। ठीक है, तो उसमें सुकरात आ जाएंगे आपके, डेकार्ते, हीगल, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, एडम्स, फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी। ठीक है, ये सारे दार्शनिक थे जो आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे। अब आदर्शवाद की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है पैट्रिक के अनुसार, जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में संसार का आधार देखता है उसी प्रकार जो आदर्शवाद है वो संसार का आधार मन को मानता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना आप कि जिस प्रकार जो भौतिकवाद होता है वो पदार्थ में संसार का आधार देखता है, उसी प्रकार जो आदर्शवादी होते हैं, जो आदर्शवाद है वो संसार का आधार मन को मानता है। दूसरा है रॉस के अनुसार, आदर्शवाद के अनेक रूप हैं किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ठीक है, कहने का मतलब ये आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे कि जो भी है वो भगवान से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है, ठीक है, परमात्मा से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें इसमें मानते थे। ये वर्तमान में नहीं जीते थे। ठीक है, ये आदर्शवादी जो थे जितना भी था ये सारे ऐसी चीज़ों को मानते जैसे आत्मा है, परमात्मा है, इन सब पे ज़्यादा फोकस करते थे, इन्हीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ में। डेफिनेशन है आपकी हेंडरसन के अनुसार, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, आसान है। ठीक है, हेंडरसन ने क्या कहा कि जो आदर्शवादी होते हैं, जो आदर्शवाद मनुष्य है उसके आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, जो मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष है उस पर बल देता है कौन, आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ठीक है, तो याद कर लेना, इससे आसान है और समझ में भी आपको आ गया होगा कि आदर्शवादी जो होते थे वो किस पे बल देते थे, तो वो आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते थे। जो व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष होता है उस पर बल देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, जो आदर्शवादी हैं
उनके अनुसार शिक्षक का क्या अर्थ है ये देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये ईश्वर या आत्मा इनमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है कि उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण को प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की तो उन्नति करते हैं, साथ ही साथ वो ईश्वर को प्राप्ति करने के समर्थ हो जाता है। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने के समर्थ हो जाता है, मतलब जो साधु संत वगैरह होते हैं वो भगवान की पूजा करते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का भी विकास करते रहते हैं, तो ये उसी विचारधारा को मानते हैं आदर्शवादी। अब हम शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो आदर्शवादियों के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, पहला तो आत्मानुभूति है। ठीक है, खुद को शांति मिलनी चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए। दूसरा है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास हो, आपका बौद्धिक विकास हो और नैतिक विकास हो। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य सभी में सेम रहते हैं, आपको पता है ये चीज़, मैंने आपको पहले भी बताई है कि शिक्षा के उद्देश्य कोई भी चीज़ हो सब में ज़्यादातर सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, भौतिक विकास करें, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे शिक्षा के उद्देश्य। पॉइंट और बढ़ जाएंगे, वो आ जाएगा आपका आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, और आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति करना। ठीक है, ये दो शिक्षा के उद्देश्य और आ जाएंगे आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, दूसरों के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आदर्शवाद के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देते हैं जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य बनाते हुए आध्यात्मिक मूल को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम कैसा चाहते हैं कि उस पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखा जाए जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य बनाते हुए आध्यात्मिक मूल को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए इनके अनुसार। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो भाषा साहित्य होनी चाहिए, भूगोल होना चाहिए, गणित, दर्शन, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शारीरिक क्रियाएं आदि। ठीक है, तो ये इनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है। जो रॉस थे इन्होंने पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या बताया आध्यात्मिक पक्ष में। तो इसमें था कि पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा जाए, एक शारीरिक क्रियाएं होनी चाहिए, दूसरी आध्यात्मिक क्रिया होनी चाहिए। शारीरिक क्रियाओं में आपका व्यायाम आ जाएगा, स्वास्थ्य विज्ञान आ जाएगा, और जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं इन्हें तीन भागों में बांटा है। पहला है मानसिक क्रियाएं, दूसरा है ललित क्रियाएं और तीसरा है नैतिक व धार्मिक क्रियाएं। ठीक है, मानसिक क्रियाओं में आपका साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास ये आ जाएगा। ठीक है, उसका फिर ललित क्रियाओं में बांटा है और तीसरा बांटा है आपका नैतिक एवं धार्मिक क्रियाओं में। ठीक है, तो ये रॉस के अनुसार है। ठीक है, कि पाठ्यक्रम को कैसे बांटा गया, इस चीज़ को याद रखना है कि रॉस ने आदर्शवादियों का जो पाठ्यक्रम है उसे कैसे बांटा है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा, शारीरिक क्रियाओं में और आध्यात्मिक क्रियाओं में। शारीरिक में आपका व्यायाम और स्वास्थ्य विज्ञान है, आध्यात्मिक में आपका मानसिक क्रियाएँ हैं, ललित क्रियाएँ हैं और नैतिक एवं धार्मिक क्रियाएँ हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख लेना इसे। फिर है शिक्षण विधियाँ। यह दर्शन किसी विशेष शिक्षण विधि पर बल नहीं देता। ठीक है, जो आध्यात्मिक पक्ष है या आध्यात्मिक विचारधारा है, ठीक है, आदर्शवादी जो विचारधारा है वो किसी विशेष शिक्षण विधि पर बल नहीं देता, बल्कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट होने पर रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों को स्थान देता है। ठीक है, किस चीज़ में रुचि है उसके हिसाब से शिक्षण विधियों को फोकस करता है। ठीक है, कैसी आपकी रुचि है, कैसी आपकी योग्यता है, उस हिसाब से शिक्षण विधियों को स्थान देता है। देख लेते हैं कि जो भी आदर्शवादी थे जैसे सुकरात हैं, प्लेटो हैं, पेस्टोलॉजी, इन सभी ने कौन कौन सी विधियाँ दी हैं शिक्षण की। तो सुकरात की जो विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है, इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, तो सुकरात हैं। संवाद विधि किसने दी है, तो प्लेटो ने दी है। ठीक है, प्लेटो ने कौन सी विधि दी है, तो संवाद विधि। पेस्टोलॉजी की आपकी अभ्यास विधि आ जाएगी, हर्वर्ट की आपकी निर्देशन विधि आ जाएगी, फ्रॉवेल की खेल विधि आ जाएगी। ठीक है, और आधुनिक खेल विधि के कौन जनक हैं, तो कॉल्डवेल कुक हैं, याद रखना। हीगल ने आपकी तर्क विधि दी है, अरस्तु ने आपकी आगमन और निगमन विधि दी है, इस चीज़ को याद रखें। तो सुकरात की आपकी प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो की संवाद विधि, पेस्टोलॉजी की अभ्यास विधि, हर्वर्ट की आपकी निर्देशन विधि, फ्रॉवेल की खेल विधि, हीगल की तर्क विधि और अरस्तु की हो जाएगी आपकी आगमन और निगमन विधि। ठीक है, सारे याद कर लेना, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। अब आदर्शवादियों के अनुसार हम शिक्षक को देख लेते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी दर्शन में शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो आदर्शवादी थे वो शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान देते थे। ठीक है, उच्च कोटि का स्थान था इनका। इस दर्शन के अनुसार शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो आदर्शवादी थे ये क्या मानते थे कि अगर शिक्षक नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये शिक्षक को गुरु मानते थे और गुरु को सबसे ऊँचा स्थान देते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षक को क्या मानते थे, ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे। ठीक है, किसी भी विषय का ज्ञाता मानते हैं शिक्षक को। जीवन कला में निपुण होता है शिक्षक, ऐसा मानते हैं।
छात्रों का मित्र मानते हैं, हितैषी मानते हैं और पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाता है आपको, ऐसा मानते हैं। और शिक्षण कला में ये दक्ष होता है। ठीक है, तो शिक्षक को कैसा मानते हैं? जो आदर्शवादी होते हैं वो ईश्वर का प्रतिरूप मानते हैं, विषय का ज्ञाता मानते हैं, जीवन कला में निपुण मानते हैं, छात्रों का मित्र, हितैषी और पथ प्रदर्शक मानते हैं और शिक्षण कला में दक्ष मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि जो आदर्शवादी होते हैं उनके अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि शिक्षक को ये कैसे मानते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी देख लेते हैं आदर्शवादी के अनुसार। आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों व मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या है? वो ये नहीं मानता कि विद्यार्थी केवल शरीर से बैठा हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से और मस्तिष्क का बना हुआ एक अंग टाइप का, मतलब जो पूरा बॉडी है ऐसे बैठा है, तो ऐसा नहीं है। उनके अनुसार वह मन या आत्मा है। ठीक है, जो विद्यार्थी है वो क्या है? वह मन या आत्मा है जिसे पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, वो ये मानता है कि कोई स्ट्रक्चर उसके सामने नहीं बैठा जिसे आपको सिखा रहे हैं चीज़ों को, वो कोई मन या आत्मा है जिसे पूर्णता की ओर आपको ले जाना है। ठीक है, भगवान के उसमें ले जाना है, ये समझिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये विद्यार्थी को मानते हैं। आदर्शवाद अनुशासन का क्या स्थान है ये देख लेते हैं। तो आदर्शवादी मानते हैं कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे, परंतु ये कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो अनुशासन तो ये मानते हैं लेकिन इतना भी कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आदर्शवादी क्या मानते हैं कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास, पूरी तरीके से विकास तभी हो पाएगा जब वह अनुशासन में रहेगा, परंतु ये पूर्ण अनुशासन के पक्ष में नहीं है। इसके अनुसार अनुशासन नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता आदि है। ठीक है, तो इनके अनुसार अनुशासन क्या है? तो नम्रता है, शिष्टता है, आज्ञाकारिता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना अनुशासन के बारे में। फिर है विद्यालय। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण का अनुपम साधन है, अर्थात जैसा समाज होगा वैसा विद्यालय का स्वरूप होगा। ठीक है, तो आदर्शवादियों का क्या कहना है विद्यालय के पक्ष में? कि जो विद्यालय है वो सामाजिक पुनर्निर्माण का अनुपम साधन है, जैसे कि जैसा समाज होगा वैसे विद्यालय का स्वरूप होगा। तो विद्यालय के बारे में ये कहा है इन्होंने। अब हम देख लेते हैं आदर्शवाद। ठीक है, कि प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन थे? तो कांट थे। ठीक है, प्राचीन जो आदर्शवाद है उसके जनक कौन है? तो कांट हैं। आत्मनिष्ठ जो आदर्शवाद है ये बर्कले हैं। नैतिक आदर्शवाद है उसके प्लेटो हैं। और वस्तुनिष्ठ जो आदर्शवाद है ये इसके जो जनक है वो हीगल है। ठीक है, ये नोट में मैंने दिया है लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इसे पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आप ऊपर मैंने शिक्षण विधियाँ बताई हैं किसने किसने दी हैं वो ज़रूर याद कर लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन क्या है कि किसने जीवन के शाश्वत मूल्यों के रूप में सत्यम, शिवम, सुंदरम को व्यक्त किया है? तो याद रखना प्लेटो ने किया है। और प्लेटो नहीं, अगर ऑप्शन में आदर्शवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है तो आप आदर्शवाद को टिक करेंगे। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या कहा है कि जीवन के शाश्वत मूल्यों के रूप में सत्यम, शिवम, सुंदरम को किसने व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने किया है या आदर्शवाद ने किया है। आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आत्मानुभूति होती है, ये भी याद रखना। ये सबसे ऊपर क्या होगा? आत्मानुभूति होगी। खुद को अच्छा लगना चाहिए, अपने मन को अच्छा लगना चाहिए। आदर्शवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। तो ठीक है, आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो होगा आपका टॉपिक वो है प्रकृतिवाद। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बोरिंग है, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें अगर सबसे ज़्यादा बोरिंग अगर कोई टॉपिक है तो ये आदर्शवाद वाला, प्रकृतिवाद वाला। ठीक है, यही थोड़े से टॉपिक थोड़े आपको बोरिंग लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप रट सकते हैं। नोट्स बनाइए अच्छे से और नोट्स बनाने के बाद इन चीज़ों को रट लेना अच्छे से। ठीक है, इनके पॉइंट्स वाइज आप याद कर सकते हैं। फोकस क्या है? ये भगवान को मानते हैं। ठीक है, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी मानते हैं कि जब आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, मन से स्वस्थ होंगे, ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें इस पर फोकस करते हैं। और ऐसी प्रकृतिवाद में वो प्रकृति को मानते हैं, वो नेचुरल में जीते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें जीते हैं। तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।